डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिकार्डो के सिद्धांत का पार्ट 2, रिकार्डियन थ्योरी पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 1 जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने रिकार्डियन सिद्धांत के मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया था और जो अर्थव्यवस्था है वो 3 भागों में किस प्रकार से बांटी जाती है, जो कुल उत्पादन का लगान, लाभ और मजदूरी में बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज इस लेक्चर में हम पूंजी संचय की प्रक्रिया इसका अध्ययन करेंगे। दिस इज रिकार्डियन थ्योरी पार्ट 2। आज हम इसमें पूंजी संचय की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे होता है ये? अनाज का कुल उत्पादन दिया होने पर प्रत्येक वर्ग का भाग निर्धारित हो सकता है। श्रम का प्रति इकाई लगान, श्रम के औसत और सीमांत उत्पादन का अंतर होता है और कुल लगान उत्पादन की औसत मात्रा तथा श्रम के औसत उत्पादन का। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पूंजी संचय की प्रक्रिया पर हम चलें तो रिकार्डो के अनुसार पूंजी संचय लाभ से होता है, क्योंकि लाभ में से ही धन को बचाया जाता है जो पूंजी निर्माण के काम आता है। पूंजी संचय 2 घटकों पर निर्भर करता है। प्रथम, बचत करने की क्षमता और द्वितीय, बचत करने की इच्छा। पूंजी संचय में बचत करने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह समाज की शुद्ध आय पर निर्भर करती है, जो श्रमिकों के जीवन निर्वाह के पश्चात कुल उत्पादन में से अतिरेक के रूप में बचती है। जितना यह अतिरेक अधिक होगा, उतना ही बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। रिकार्डो ने पूंजी संचय की प्रक्रिया के 3 फैक्टर्स, 3 बिंदु बताए हैं, जिनको हमें एक एक करके डिटेल में अध्ययन करना होगा। पूंजी संचय की प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, जिनमें से पहला है लाभ की दर। अब ये लाभ की दर क्या होती है? लाभ की दर इज इक्वल टू लाभ अर्थात या ऑब्लिक मजदूरी, अर्थात लाभ की दर निवेशित पूंजी के लाभों के अनुपात के बराबर होती है। लेकिन चूंकि पूंजी केवल चल पूंजी है, इसलिए यह मजदूरी बिल के बराबर है। जब तक लाभ की दर धनात्मक रहेगी, पूंजी संचय होता रहेगा, श्रम की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती रहेगी और कुल मजदूरी कोष भी बढ़ता रहेगा। वास्तव में लाभ मजदूरी पर निर्भर करते हैं। मजदूरी अनाज की कीमत पर और अनाज की कीमत सीमांत भूमि की उर्वरता पर। इस प्रकार लाभ और मजदूरी में विपरीत संबंध होता है और मजदूरी अनाज की कीमत के अनुसार कम या अधिक होगी। जब कृषि में सुधार होते हैं तो भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है या बढ़िया मशीनें लगाने से कम श्रमिकों द्वारा अधिक उपज प्राप्त होती है। इनसे अनाज की कीमत कम होती है, जिससे निर्वाह मजदूरी भी कम हो जाती है, परंतु लाभ बढ़ते हैं और पूंजी संचय अधिक होता है। इससे श्रम की मांग बढ़ेगी और मजदूरी दर में वृद्धि होगी, जिससे जनसंख्या बढ़ने के कारण अनाज की मांग और कीमत भी बढ़ेगी तथा मजदूरी में और वृद्धि होगी। इस प्रकार मजदूरी बढ़ने पर लाभ कम होंगे। तो लाभ की दर, जब मजदूरी और लाभ की दर में विपरीत संबंध है, तो जब मजदूरी बढ़ती है, मजदूरी में वृद्धि होती है, तो लाभ की दर कम हो जाती है। दूसरा बिंदु है मजदूरी में वृद्धि। ये मजदूरी में वृद्धि क्यों होती है? रिकार्डो प्रणाली के अनुसार पूंजी तथा श्रम के बीच आय का निर्धारण करने में मजदूरी सक्रिय भाग लेती है। मजदूरी तब बढ़ती है जब मजदूर के जीवन निर्वाह को बनाने वाली वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ता है। मजदूर को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब उनके मूल्य बढ़ जाते हैं तो जीवन निर्वाह मजदूरी भी, उसकी रेट भी बढ़ जाती है। जिन वस्तुओं का मजदूर उपभोग करते हैं वे प्रमुख रूप से कृषि वस्तुएं होती हैं। जो जनसंख्या और खुराक के लिए मांग बढ़ती है, त्यों कम उपजाऊ भूमि पर काश्त होने लगती है। उस उद्देश्य के लिए वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन करने में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है।
श्रम के लिए मांग बढ़ने लगेगी, जिससे मजदूरी भी बढ़ जाएगी और मजदूरी की दरें भी बढ़ जाती हैं, इसलिए लाभों में कमी हो जाती है। ये दोनों विरोधी प्रवृत्तियां अंत में पूंजी संचय को रोक देती हैं। तो पूंजी संचय की प्रक्रिया, अगर मजदूरी दरें बढ़ती है तो लाभ कम हो जाते हैं, तो पूंजी संचय की प्रक्रिया पर लगाम लग जाती है, रोक लग जाती है। इस प्रकार पूंजी संचय के अन्य साधन, तीसरा पार्ट है पूंजी संचय के अन्य साधन। किसान के लाभ अन्य सब व्यापारियों के लाभों को निर्धारित करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि संतुलन में कृषि और उद्योग दोनों में पूंजी पर अर्जित लाभ की मौद्रिक दर समान हो। विनिर्माणकारी उद्योग में अनाज को आगत के रूप में प्रयोग किया जाता है और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों तथा अनाज की कीमत में निश्चित संबंध के माध्यम से लाभ की दर में समानता आती है। अतः जब कृषि क्षेत्र में लाभ की दर कम होती है तो विनिर्माणकारी उद्योग में भी कम हो जाती है, क्योंकि अनाज की कीमत बढ़ने से उद्योगों को श्रमिकों की मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उनके लाभ भी कम हो जाएंगे। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में लाभ कम होने पर सभी व्यापारियों की लाभ की दर कम होगी। अब हम आते हैं पूंजी संचय के अन्य साधन क्या क्या हैं। सो 3 प्रकार के अन्य साधनों की हम बात करेंगे। पूंजी संचय के अन्य साधन, जिसमें है टैक्स, कर, टैक्स और बचतें, सेविंग्स और मुक्त व्यापार। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। रिकार्डो के अनुसार आर्थिक विकास उत्पादन तथा उपभोग पर निर्भर करता है, इसलिए वह उत्पादन बढ़ाने और अनुत्पादक उपभोग में कमी करने पर जोर देता है। श्रम की उत्पादकता को तकनीकी परिवर्तनों द्वारा बढ़ाकर पूंजी संचय अधिक किया जा सकता है, परंतु मशीनों के अधिक प्रयोग से कम श्रमिक रोजगार पर लगाए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी होगी और मजदूरी कम हो जाएगी। तो अब इन पूंजी संचय के अन्य साधनों में पहला है टैक्सेस यानी कर। टैक्सेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। कर सरकार के हाथ में पूंजी संचय का एक साधन है। रिकार्डो के अनुसार करों को केवल दिखावटी उपभोग को कम करने के लिए ही लगाना आवश्यक होता है, अन्यथा पूंजीपतियों, भूमिपतियों एवं मजदूरों पर कर लगाने से साधनों का हस्तांतरण इन वर्गों से सरकार को होगा, परंतु करों का निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए रिकार्डो कर लगाने के विरुद्ध थे। रिकार्डो मानते थे कि कर लगाने से निवेशों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए रिकार्डो का कहना था कि करों द्वारा आय, लाभ एवं पूंजी संचय कम होते हैं, इसलिए टैक्सेस कम से कम लगाए जाने चाहिए। रिकार्डो करों के पक्ष में नहीं थे, अधिक कर लगाने के पक्ष में नहीं थे। दूसरा है बचतें। रिकार्डो करों के स्थान पर बचतों की पूंजी संचय के लिए अधिक महत्व देता है। उनके अनुसार बचतें लाभों की दर को बढ़ाकर वस्तुओं के मूल्यों में कमी करके व्यय तथा उत्पादन से की जा सकती है, जिनसे बचतें अधिक होगी और उस साथ में पूंजी संचय भी अधिक होगा। तो रिकार्डो कर के स्थान पर सेविंग्स को अधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार सरकार को टैक्स कम लगाने चाहिए और लोगों की बचत करने की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु जो रिकार्डो एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। रिकार्डो मुक्त व्यापार के पक्ष में है। अनाज का आयात करके लाभ की दर गिराने
से लाभ की दर को गिराने से बचाया जा सकता है, जिससे पूंजी संचय अधिक होता है। इस प्रकार मुक्त व्यापार द्वारा संसार के साधनों का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकता है, परंतु पूंजी निर्यात से देश में श्रम की मांग कम होगी। मुक्त व्यापार में अगर हमें निर्यात करना पड़ा तो उसकी वजह से हम अगर पूंजी का निर्यात करते हैं तो उससे हमारे देश में श्रम की मांग कम हो जाएगी, जिससे श्रमिकों की आर्थिक दशा खराब हो जाती है। और दूसरी ओर भूमिपति एवं पूंजीपति विदेशों से सस्ता अनाज मंगवाना उचित नहीं समझते, जिस कारण उनके लाभों में कमी होती है। ऐसा स्वाभाविक होता है क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने और भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होने से जब अनाज की कीमत और मजदूरी बढ़ जाती है तो लाभ की दर कम हो जाती है, इसलिए वे विदेशों से अनाज मंगवाना नहीं चाहते हैं। रिकॉर्डो के इस मॉडल को चित्र 1 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो अनाज की मात्रा को अनुलंब अक्ष मापता है, इधर अनाज है कॉर्न, और कृषि में लगाई गई श्रम की मात्रा को क्षैतिज अक्ष मापता है, लेबर। श्रम और उत्पादन, श्रम के औसत उत्पादन को एपी वक्र द्वारा प्रकट किया जाता है और सीमांत उत्पादन को एमपी वक्र के द्वारा इसमें ग्राफ में दिखाया गया है। श्रम की ओएम मात्रा, श्रम की ओएम मात्रा से OQRM अनाज का कुल उत्पादन होता है। आयताकार क्षेत्र PQRT, OQRM कुल उत्पादन को बताता है। इसके बाद आयताकार क्षेत्र PQRT, दिस इज PQRT, आयताकार क्षेत्र PQRT कहाँ पर है? दिस इज PQRT, ये आयताकार क्षेत्र PQRT ये लगान को प्रकट करता है। यह इधर हमने लगान रख रखा है। और जो AP वक्र तथा MP वक्र का अंतर है। जीवन निर्वाह मजदूरी दर OW, दिस इज OW पर श्रम की पूर्ति वक्र WL, दिस इज WL, श्रम का पूर्ति वक्र WL अनंत लोचदार है और कुल मजदूरी बिल OWLM, कुल मजदूरी बिल दैट इज OWLM है। कुल लाभ WPTL है, कुल लाभ WPTL है, दिस पार्ट कुल लाभ WTPL है, दैट इज लाभ इक्वल टू WPTL, जो कुल उत्पादन में से मजदूरी तथा लगान को घटाने पर अवशिष्ट यानी रेजिड्यू के बराबर है। तो ये इक्वेशन है जो कुल लाभ को बताती है। कुल लाभ किसके बराबर होता है? कुल उत्पादन में से लाभ और लगान को जब घटा दिया जाता है, लाभ और लगान को जब घटा दिया जाता है तब कुल उत्पादन में से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इस डायग्राम को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट, तो इस लेक्चर में हमने पूंजी संचय की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। आई थिंक आप लोगों को समझ आया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेशनरी स्टेट यानी स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे और रिकार्डो के सिद्धांत की समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी। दिस इज, थैंक यू सो मच।